थोड़ा शोर कम करना, आज ना भी माइक है नहीं तो बिना माइक के करा रहा हूं। माइक में कुछ दिक्कत हो रही है यार, वो नया ही है बिल्कुल। वो कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी दूसरे फोन में लगा रहे थे तो सेटिंग खराब हो जाती है इसकी। सर बंद करके ना बाहर लाइटिंग। सो अब हमने इस चैप्टर के अंदर अगर बात करें ना, सो सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने सबसे पहली जो जरूरी चीज समझी है वो है मोल कांसेप्ट। ठीक है, हल्का सा मैं क्या दे रहा हूँ कुछ चीजों, मोल कांसेप्ट। और मोल कांसेप्ट के अंदर मैंने तुम लोगों को कहीं ना कहीं दो फॉर्मूले बड़े जरूरी करवाए थे और तुम्हें याद आ जाएगा, फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 1 जो था वो कैसा था? फॉर्मूला 1 था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी चीज के निकालने हैं, सो ऊपर बस देखना है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या व्हाटएवर जितनी भी जितनी संख्या है ना, डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा? याद आया? सिंपल सा फॉर्मूला सर्च करता है कि अगर मान लो किसी का पार्टिकल है 6.022 into 10 की पावर 23, नंबर ऑफ पार्टिकल इतने, सो कट के 1 आ जाएगा, मतलब 1 मोल है। और अगर 12.044 into 10 की पावर 23 तो कट के 2 मोल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, नंबर्स के हिसाब से। जैसे कि बोले कि दर्जन का मतलब 12 होता है, तो क्या बोले कि दर्जन कैसे निकलेंगे, मतलब संख्या देख के दर्जन कैसे निकलेगा? तो कह रहे हैं ऊपर के नंबर को डिवाइड कर दो 12 से, तो नंबर ऑफ दर्जन पता लग जाएंगे। तो 72 चीजें हैं तो 72 डिवाइड बाय 12 6 दर्जन हो गया। सिंपल सा ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है। दूसरा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 हमारा बेसिकली था कि नंबर ऑफ मोल्स हम किसी भी चीज के निकाल सकते हैं उस सब्सटेंस का मास अपॉन में क्या, क्योंकि यही तो होता है मोलर मास। आपको बताता है 1 मोल का मास, ऊपर मास लिखोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कितने मोल है ना। जैसे कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल, 1 मोल का 12 ग्राम होता है। लेकिन अगर आपके पास कार्बन ही 36 ग्राम है तो आप बोलोगे मास तो 36 ग्राम है, वैसे इसका पर मोल का मास 12 ग्राम होता है, तो काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 मोल। कितना आ जाएगा? 3 मोल। तो ये बेसिकली आप लोगों ने करा था, ये भी आपको आता है। ठीक है, हालांकि अब इसके ऊपर फॉर्मूला नंबर 3 भी होता है, और ये फॉर्मूला नंबर 3 जिक्र नहीं हुआ अभी हमारा अभी तक ना, वही तो मैंने बोला ना आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे इस तरह की, है। सो फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 हुआ है, बट फॉर्मूला 3 डिस्कस नहीं हुआ है, वो वाली मैं आपसे करा रहा हूं। इसके बाद मैं तुम लोगों को मैं मोटे-मोटे टॉपिक से बात करूंगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना। फिर मैंने तुम लोगों को स्टार्ट करवा दिया होगा स्टीरियोमेट्री, जो मेजर टॉपिक था स्टीरियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये स्टीरियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर तुम्हें याद आए तो। इनमें क्वेश्चन सिर्फ इस प्रकार के आते थे कि मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है C+ में O2 गिव राइज टू बोलो क्या CO2, तो किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि बताओ अगर हमने कार्बन को 48 ग्राम लिया है तो बताओ कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा या कितना CO2 इसमें से रिलीज होगा। तो याद करो इसके लिए हम क्या करते थे, हम रिएक्शन से एक सेट तैयार करते थे। मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं, हम रिएक्शन से एक सेट तैयार करते थे। हम रिएक्शन सेट कैसे तैयार करते थे? हम बोलते थे रिएक्शन से तो पता लगता है कि जब ये 12 ग्राम होता है तब ये कितने ग्राम चाहिए, तो ऑक्सीजन का तुम्हें पता है इसका 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 32, तो ये 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए होता है, तब जाके कितना बनता है बोलो 44 ग्राम बनता है। तो एक सेट हम तैयार करते हैं रिएक्शन से और बाकी का हम अंदाजा लगाते हैं कि 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए और 48 ग्राम को कितना चाहिए होगा, और 12 ग्राम से अगर 44 ग्राम CO2 निकला तो 48 ग्राम से कितना CO2 निकलेगा, है ना। तो सिंपल यूनिटरी वाला काम कर लेंगे। अरे नहीं आया समझ में, है ना। फिर मैं तुम लोगों को लेके आ गया था लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक पे, बड़ा जरूरी टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट भी, याद आया? अब लिमिटिंग रिएजेंट बिल्कुल इसी का ही भाई बंधु टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट ने इस क्वेश्चन में क्या एडवांसमेंट करी, लिमिटिंग रिएजेंट ने इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन के अंदर मासेस दे दी, उसने बोल दिया कि अगर ये 48 ग्राम है और ये बताओ जरा अगर ये 60 ग्राम है तो बताओ इन दोनों में से कौन कम पड़ गया रिएक्शन के दौरान, कौन कम पड़ गया। तो आपने फिर वही हिसाब किताब लगाया, आपने कहा कि देखो भाई 12 ग्राम को तो 32 ग्राम चाहिए था, देख लेते हैं 48 ग्राम को कितना चाहिए। तो 12 ग्राम को 32 चाहिए, तो कैलकुलेशन से बहुत क्लियरली पता लग रहा है 48 ग्राम को लगभग, जैसे 12 ग्राम को 32 चाहिए तो 48 का 4 गुना होगा, कार्बन का कितना होगा 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होना चाहिए, लगभग 128 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 128 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन कम है, हम बोलेंगे O2 इज द लिमिटिंग एजेंट। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये सब पढ़ाया है, मैंने ब्रीफ दे रहा हूं बच्चों, अभी मैं समझे टॉपिक समझा रहा हूं, समझाने के लिए तो मैंने पूरी एक क्लास ली है आप लोगों से। आज की जो फाइनल क्लास हो रही है, बेसिकली जो क्लास हुआ करेगी इस तरह की हर चैप्टर की हुआ करेगी, और उसके लिए आपको बस थोड़ा सा मेहनत पहले से करके रखना होगा, नहीं तो क्लास आपको पूरे ब्लॉक से लगेगी अगर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ, कम समझ में आएगी। मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है। सो 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए तो हम देखेंगे 48 को कितना चाहिए, करना है तो ठीक है, नहीं तो बोलो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ ऐसा करा था, फिर उल्टा भी चेक कर देते, इसको रीसेट करने के लिए पिन डालनी पड़ेगी ना, तो है कहां पे? बगल वाले से मिल जाएगी शायद, बगल वाले से ला, वो डब्बे में नहीं है अपने, ध्यान नहीं मेरे को, वो पिन डाल के रीसेट हो जाएगा। पड़ोसी से ले लेना, वो उनके पास मोबाइल आ जाए, उनके पास वो
32 ग्राम को 12 ग्राम चाहिए तो 60 ग्राम को कितना चाहिए उसके साथ देख लें, कम है ज्यादा है, बस एक ही कम पड़ता है रिएक्शन में ना। और ये हो सकता है कितना CO2 बनेगा, इस समय तुम्हें करवाया है या नहीं आ यार। फिर लिमिटिंग के बाद मैं तुम लोगों को लेके आ गया था एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे। इसका जो क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, थोड़ा टॉपिक करवा चुका हूं मैं आप लोगों को। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक जो मैंने तुम लोगों को करवाया था वो था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, याद आ रहा है? तो हमने कितने तरीके पढ़े थे इसके बच्चों? 4 तरीके। बोलो कौन से? एक मास परसेंटेज, कि हम सॉल्यूट को कैसे बता सकते हैं, बोलो मास परसेंटेज के आधार पे। एक बोलो हमने क्या पढ़ा था, बोलो मोल फ्रैक्शन, कि मोल्स के फ्रैक्शन के आधार पे मैं बता सकता हूं। एक था बच्चों क्या, मोलैरिटी, number of moles of solute present in 1 liter of the solution is molarity and present in 1 kg of the solution is called molarity। कुछ नहीं था ये, बेसिकली अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी तो आप लोग फैमिलियर होंगे इन टॉपिक से। तो मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ, बोर्ड में फेमस टॉपिक तो ये रहने वाले हैं आप लोगों को, मतलब जो फाइनल एग्जाम आप लोगों का होगा इस चैप्टर से जो हिट टॉपिक्स रहेंगे जो एग्जाम में आएंगे वो तो यही है। अब बाकी तो चैप्टर के अंदर तो बहुत सारी चीजें है ना, चैप्टर के अंदर तो टेम्परेचर के बारे में छोटी छोटी बात करी गई है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। ये नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिक्री नहीं है इस चीज से। आना आप यही है, कंफर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो जो सॉलिड लिक्विड गैस है ना, वो मैंने नोट्स दिए हैं, आप लोग पढ़िए, बहुत 8वीं 7वीं क्लास की चीजें। मैं तुम्हें क्या बताऊं उसमें कि भैया सॉलिड के मास वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता, ये सब तो बातें यार आप लोगों को पता है ना। सो हमने टाइम देना है इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा, बस इस चैप्टर में बेसिक चीजें से नाम इस चैप्टर का सब बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ चीजें बेसिक वाली हम डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे हैं। सो गाइस ये सब समझ में आता है बच्चों। अब इसके बाद तुम लोगों को एक और चीज सीखनी पड़ेगी जो चैप्टर में भी नहीं हुई है, वो है बच्चों केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। सॉरी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मेरी नजर में ये एक मेन टॉपिक अभी तक हमारा बचा हुआ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और एक फॉर्मूला नंबर 3 बचा हुआ है। उसके बाद हम चैप्टर को खत्म मानते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो 15-20 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को करने में, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक क्लास इसके बाद और लेनी पड़ेगी हमें 10 चैप्टर की, वो दिक्कत है, उसको भी ले लेंगे। हमें मेन चीज है कि तसल्ली से सारा कुछ होना है। तो ये वाला सारा क्लियर है। अब शुरू करें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। चलो पहला लॉ शुरू करते हैं। पहला लॉ क्या है? ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, पहली बार नहीं है, फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों को, छोटी क्लास में भी थी, बट आप लोगों ने पता नहीं उस समय कितना ध्यान दिया इस चीज के ऊपर, नहीं दिया। हाँ, तो पहला जो लॉ होता है बेसिकली, ये 5 लॉज है बेसिकली, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहना चाहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में? आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे? अरे बच्चों ये तो बात होगी, चलो ठीक है, इसका मतलब बताओ। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास बढ़ता है ना ही पूरा खत्म होता है। देखो सिंपल सी बात है, हम कोई भी मैटर ना अपनी तरफ से जादू से नहीं बनाते ना, ऐसे करके मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ सोच मैंने मैटर बना दिया। अगर मैंने कोई चीज बनाई ना तो पक्का मैंने कोई आसपास की यूनिवर्स से कोई दूसरा मैटर लिया होगा, उसको कन्वर्ट कर दिया होगा उसमें, दूसरे उसमें, है ना। भाई मैं अगर ये बोतल बनाना चाहता हूँ, बोतल मैंने किसी ना किसी स्टील या आयरन या किसी चीज को लिया और फिर बनाया, तो मैंने बस कन्वर्ट करा है ना। तो मैटर तो पहले से ही वैसा था, उस मैटर को एक शेप दे दी मैंने, आकार दे दिया। क्या मैंने मैटर को कंस्ट्रक्ट कराया? क्या मैंने मैटर को अपनी तरफ से बनाया या क्या मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? क्या मैं इसको बिल्कुल खत्म कर सकता हूँ, शेप इसकी बदल सकता हूँ और फेंक सकता हूँ, लेकिन मैटर तो रहेगा ना इस दुनिया में। तो मैटर को ना तो मैंने बनाया, मतलब एटम को ना तो मैंने बनाया, और ना ही मैं उसको बोलो क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और रहेगा इस यूनिवर्स के अंदर ही। आप बस एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे बेसिकली उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व करी, इस दुनिया में कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो इसमें पहले टॉपिक पढ़ो पूरा क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कॉम्बिनेशन से तो होते हैं, एक चीज दूसरी चीज से मिलती है। तो ये यहाँ पर कुछ लॉज पढ़ाना चाह रहे हैं, और मैं बड़ा एक सिंपल सी बात कहता हूँ आप लोगों से। आप जब भी कोई भी रिएक्शन देखते हैं ना, मान लो कोई भी रिएक्शन देखो, C+ में O2 गिव राइज टू CO2, ये कहते हैं मास हमेशा कंजर्व रहता है। चाहे आप किसी को जला रहे हैं ना तो भी मास कंजर्व रहता है। आप लकड़ी को जला रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, कहते देखो मास कंजर्व रहता है। कैसे? अगर तुमने 12 ग्राम लकड़ी को लिया, ऑक्सीजन कितनी लग रही है बता दो। ओके, हेलो हेलो, हो गया शायद दोनों हो गए कनेक्ट, देख लेना ये हो गया। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, ये काम बढ़िया हो गया।
हो गया? वैसे तो लड़का टाइम आता है हमेशा, आज थोड़ा लेट हुआ बस। चलो ज़्यादा कुछ नहीं निकला भाई, मैंने वैसे रिवाइज करवाया पिछला पहले अभी तक जितना भी मैंने कराया था, थोड़ा बहुत मैंने कुछ उसका ब्रीफ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब लॉज स्टार्ट करें केमिकल कॉम्बिनेशंस के, क्योंकि लॉज केमिकल कॉम्बिनेशंस के हैं, तो जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस होंगे, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो दो चीज़ें मिल रही हैं और कुछ बन रहा है ना, सो कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है, तो इनकी कुछ लॉज पढ़ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इन केमिकल कॉम्बिनेशंस के दौरान मास हमेशा कंजर्व रहता है। आप मुझे बताइए 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन बनाना कितने ग्राम आएगा? क्योंकि एक का 16 था, दो का बोलो 32 ग्राम हो जाएगा, बोलो 32 ग्राम। एक बार इसका बताओ कितना आएगा? 12 और 2 ऑक्सीजन का बोलो 32 हो जाएगा, सॉरी, तो कितना हो जाएगा बोलो 44 ग्राम। टोटल करो, इन दोनों को टोटल करो, कितना आ रहा है? 44। और उसका बोलो कितना है? 44। मास कंजर्व है कि नहीं? कोई चीज जल भी गई है ना तो भी वो मास तो उतना ही है, मतलब मास उतना, मतलब मैटर उतना ही एक तरीके से। लकड़ी थी, जला दी, ऑक्सीजन के साथ मिल गए, CO2 बन गई, लेकिन CO2 का मास देख लो कितना है बोलो 44, तो लकड़ी कहीं नहीं गई। समझ रहे मेरी बात को? वो जो कार्बन था, मेरे पास कोई लकड़ी थी, सोचो मैंने जला दी, अब कोई मैंने तो डिस्ट्रॉय कर दिया मैटर को। कहां डिस्ट्रॉय करा तुमने मैटर को? वो जो 12 ग्राम की चीज थी वो अब एटमॉस्फेयर में किसकी फॉर्म में बोलो? गैस की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है ना, तो आपने मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं करा, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर दिया बोलो? कन्वर्ट कर दिया। तो केमिकल कॉम्बिनेशंस के दौरान मास हमेशा बोलो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। एंड यू कैन चेक, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप देख लीजिए मास इसी तरीके से बोलो क्या रहता है? कंजर्व रहता है ना। कोई भी रिएक्शन को आप देख लो, आप लोग बोल दो मैंने N2+ में H2 गिव राइज टू में NH3 यानी अमोनिया बनाया भाई, ठीक है, बैलेंस कर दो इसको, तो 2 नाइट्रोजन है 2 कर दिया, 6 हाइड्रोजन है 3 कर दिया, टोटल मास करो बोलो, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का बोलो कितना हो जाएगा? 28 ग्राम, तो ये 28 ग्राम हो गया। एक हाइड्रोजन का एक होता है 6 का 6 ग्राम हो जाएगा, और यहां पर करोगे एक नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का करो ना इतनी तेज में, तो 17 और 2 34 आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये सब करा रखा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड पकड़ के बैठा हूँ, है ना। सो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से मिली, डेफिनेटली 34 ग्राम अमोनिया मिल रहा है। मास कंजर्व है कि नहीं? कहीं खत्म हो रहा है? रिएक्शन हो रही है, हीट भी हो रही होगी, मतलब वहां पर चीजें, है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, वट जो भी हो रहा है, लेकिन मास नहीं चेंज हो रहा। मास चेंज, मास उतना का उतना ही, मास उतना का उतना, इसका मतलब पार्टिकल्स उतने के उतने ही, मतलब कि मैटर जो है वो क्या है? बिल्कुल कंजर्व्ड है। क्या है? कंजर्व्ड है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया। दिस इज व्हाट वी कॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दिस फाइन? स्टेटमेंट्स वगैरह मैं अभी तुम्हें गूगल से निकलवा के इसके ऊपर कॉपी पेस्ट मार देते हैं, हो जाएगा, है ना, निकाल लेते हैं। हाँ बोलो। लेकिन अब कहाँ से लाओगे 9th 10th की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखो 9th का आ रहा है ना 9th क्लास के अंदर। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मास था बस वहां पर? यार ऐसा तो नहीं है यार। देखिए पढ़िए क्या बोलते हैं। In simple terms, this law states that the matter can neither be created nor destroyed. In other words, the total mass, that is the sum of the mass of the reacting mixture, sum of the mass of the reacting mixture and the product form. जो reacting mixtures हैं उनका mass और जो product बन रहा है उनका mass हमेशा बोलो क्या रहेगा? Same रहेगा. Antonio Lavoisier gave this law in the year, this is based on the, छोड़ दो ये सारे बातें, न्यूमरस कंबशन रिएक्शंस की, बहुत सारी कंबशन रिएक्शंस के अंदर भी उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि मास तो हमेशा बोलो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दिस फाइन? कोई ज़्यादा मेरे को लगने इसमें दिक्कत है? इसके बाद बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, और मैं ऐसा करता हूँ कि एक यहाँ से इतनी पिक्चर को हम उठा लेते हैं, इतनी को हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और इसको हम पेज पे डाल देते हैं। क्या होगा? इंटरेस्टिंग नहीं है ये? चलो यार देखो। सो गाइज दिस इज क्लियर। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो क्लियर होगा, डेफिनेशंस यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अभी डेफिनेट प्रोपोर्शन का मुद्दा क्या है? देखिए इन्होंने क्या कहा, ध्यान समझते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखिए डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ है वो आपको बहुत क्लियरली नाम से समझ में आ रहा है। डेफिनेट कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर। ये क्या कहता है? कहता है कि आप ना किसी भी एक सब्सटेंस का ना, देखो कोई भी सब्सटेंस हमें कहाँ से मिल सकता है? बेसिकली हो सकता है कि नेचुरल सोर्स से मिल जाए,
भाई सोडियम क्लोराइड है मेरे पास, मैं बनाने को लैब में बना सकता हूँ, बड़ा आसान है यार, रिएक्शन सुना हुआ तुम लोगों ने, NaOH प्लस HCl मिला दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बेस मिलाओ, सॉल्ट बन जाएगा NaCl, होता है ना। तो ये तो हो गया मेरा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। क्या बन गया बोलो? लेबोरेटरी में तुम लोग बड़ा इजीली बना सकते हो, तुम लोग बोल सकते हो कि मैंने NaOH को रिएक्ट कराया, बोलो किससे? HCl से, एसिड और बेस का रिएक्शन है, और एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो बोलो क्या निकलेगा? H2O, और बोलो क्या बनेगा? NaCl। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गया, बड़ा सिंपल है, बनता है ऐसे, आप लोगों को भी ट्राई करना, आप बना भी सकते हैं। सो NaCl बन जाएगा। अब मेरी पूरी बात सुनो, लेकिन एक सोडियम क्लोराइड में नेचुरल सोर्स से मिलेगा, है ना, समुद्र से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो इसका क्या कहना है कि जो सोडियम क्लोराइड आपको नेचुरल सोर्स से मिलेगा और जो सोडियम क्लोराइड आपने सिंथेटिकली बनाया बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर, उसमें जो सोडियम और क्लोराइन का जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज रेशियो, वो एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑरिजिन पे मैटर नहीं करता किसी भी कंपाउंड का जो उसमें रेशियो है ना, कि भाई कौन सा एटम दूसरे के एटम के कंपैरेटिवली कितना परसेंटेज रख रहा है, ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज वेदर इट इज अ नेचुरल सोर्स, वेदर इट इज अ सिंथेटिक सोर्स, मतलब आपने बनाया बेसिकली या किसी और सोर्स से आया हो, अगर वो कंपाउंड सेम है तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होगा वो बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा, मतलब डेफिनेट होगा। डेफिनेट मतलब कि एक जैसा मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड चाहे नेचुरल सोर्स से ले आओ, उसमें जो सोडियम का परसेंटेज है और क्लोरीन का परसेंटेज है एग्जैक्टली सिंथेटिकली भी तुमने बनाया तो उतना ही मिलेगा बेसिकली। इसको क्या बोला गया? बोलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नहीं समझे? अब मैं आपको दिखाता हूं, एनसीईआरटी के अंदर एक वो दिया हुआ है, दिखाना एक बार मुझे बुक, या उसको बोर्ड पे खोल लें, स्प्लिट कर देता हूं स्क्रीन को। इधर एग्जाम्पल्स नहीं दिए ना इसमें। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि देखो जरा, अगर हम एक नेचुरल सैंपल लेते हैं और एक सिंथेटिक सैंपल लेते हैं, और इनके अंदर जब मैं देखता हूं परसेंटेज, सो यहां पर मैंने देखा परसेंट ऑफ कॉपर, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन और परसेंट ऑफ कार्बन। इस कंपाउंड के अंदर जब मैंने देखा तो क्या मिला कि कोई कंपाउंड है जो कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना हो। किससे? बोलो कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन से। तो नेचुरल सैंपल में जब कॉपर का परसेंटेज देखा तो मिला 51.35%, ऑक्सीजन का मिला 9.74% और कार्बन का मिला 38.91%। और जब यही चीज सिंथेटिकली बनाई गई, बिल्कुल सेम सैंपल सिंथेटिकली बनाया गया, सो द परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो एज दैट प्रेजेंट इन द नेचुरल सैंपल ना, बिल्कुल सेम रेशियो में मिली बच्चों। इसको बोला क्या? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मींस सोडियम क्लोराइड आप सिंथेटिकली बनाए चाहे नेचुरली सोर्स से लें, किसी भी ओरिजिन से लें, आपका जो बेसिकली उसमें जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा सबका बोलो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को कहता है, जोसेफ प्रोस्ट अ फ्रेंच केमिस्ट स्टेटेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट in a given compound will always remain exactly the same, will always remain exactly the same in simple terms। अब आसान शब्दों में समझ में आएगा जल्दी। We can say that the irrespective of its source, origin or its quantity, बेसिकली आप चाहे बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड लें, थोड़ा लें, सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन तो उतना ही होगा ना। मैंने बोला था ना आप लोगों को एक बार जब मैं करा रहा था एम्पिरिकल वाला, कि अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक कंपनी की कोल्ड ड्रिंक टेस्ट करनी है तो क्या वो सारी कोल्ड ड्रिंक ले जाएंगे? क्या नहीं, वो कहेंगे मुझे थोड़ी सी सैंपल दे दो, मैं सैंपल से काम चला लूंगा। अब आपके ब्लड टेस्ट करना होता है, पूरी बॉडी का ब्लड थोड़ा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड लेते हैं ना, सैंपल से काम चल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, इट्स सोर्स, ओरिजिन और इट्स क्वांटिटी, द परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इन अ गिवन कंपाउंड विल ऑलवेज रिमेन द सेम। मतलब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वी कैन से दैट द इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, ओरिजिन और इट्स क्वांटिटी, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट इन अ गिवन कंपाउंड विल ऑलवेज रिमेन द सेम। अरे नहीं आया समझ में? पक्की बात है, और आसान सी लैंग्वेज है, कुछ ज्यादा मेरे को लगता नहीं कुछ मुश्किल है इसके अंदर। क्लियर होता है कि नहीं होता? दोनों लॉ समझ में आए? पहला लॉ बोलो क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मैटर इन अ रिएक्शन द मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वी कैन से दैट द टोटल मास ऑन द रिएक्टिंग साइड एंड द टोटल मास ऑन द प्रोडक्ट साइड इज ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। एवरी रिएक्शन के अंदर ये हमेशा ऐसा होगा। दूसरी बात मैं कह सकता हूं बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर कि भैया हमारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, वेदर दे आर बिलोंगिंग टू द नेचुरल सोर्स और फ्रॉम द सिंथेटिक सोर्स और लेबोरेटरी सोर्स, जो भी सोर्स है बेसिकली कहीं से भी आया हो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। डेफिनेट का मतलब फिक्स होता है, इतना ही रहेगा भाई हर बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। अच्छा, आप कहते क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं? मेरी बात सुनो बच्चों, अभी तो दो लोग कराए मैंने। या तो वो स्टेटमेंट देगा कि भैया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मुझे लिख के दिखा दो, तो आप स्टेटमेंट लिख देंगे। या मजे की चीज़, दूसरा सवाल क्या करता है? दूसरा सवाल ये ऐसे करता है कि आपको ना लॉ लिखने को नहीं बोलता, आपको कोई स्टेटमेंट देता है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देगा और बोलेगा बताओ कौन सा लॉ है,
कौन सा लो है। बोलेगा कि हमारे पास कोई दो कंपाउंड है, वो दोनों कंपाउंड का कंपोजिशन जो एलिमेंट्स का है ना वो बिल्कुल सेम मिल रहा है दोनों के अंदर, है ना, और वो अलग अलग सोर्सेज से आए हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। तो बताइए ऐसा किस लॉ में कहा गया? तो आप लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर कहा गया, तो ऐसे बात बनेगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? नहीं आ रहा समझ में, है ना। चलिए अब अगली बात करते हैं बच्चों। अगला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ना, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होएगा हल्का हल्का। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ थोड़ा सा समझना, हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या चीज है समझते हैं बच्चों इसको भी, है ना। बल्कि मैं तो कहूंगा इसकी जगह ना एनसीईआरटी वाला खोल लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, उधर ज़्यादा बढ़िया लिखा हुआ है। हाँ एनसीईआरटी लिख दो। ये आ गए ना, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर है बच्चों, ये लिखा हुआ है जोसेफ फ्रॉस्ट ने बेसिकली ये दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग इसको, है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ना। मल्टीपल प्रोपोर्शंस में क्या कहेगा वो समझो बच्चों। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हम कॉम्बिनेशन करें ना तो उनके मिलने से ना एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो बच्चों दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी होती है कि वाटर बनेगा, मेरी बात को अच्छे से समझना। एक पॉसिबिलिटी होती है क्या बनेगा? बोलो, वाटर बनेगा। और एक और कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर थोड़ा सा रेशियो बदल दिया जाए सो दे मे फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड। मतलब कि चीजें वही मिल रही हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, चीजें वही मिल रही हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में लिया तो ये बनेगा और किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में लिया तो ये बनेगा। समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा संभव है ना। और यहां पर दिखाता है कि कहते हैं जब मैंने हाइड्रोजन को, मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं फिलहाल बेसिकली क्योंकि इसमें कुछ स्टिचोमेट्रिक नंबर्स आएंगे जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 ग्राम का हाइड्रोजन लेते हैं, 16 ग्राम का बेसिकली बोलो क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। तो बेसिकली बोलो क्या बन जाता है? 18 ग्राम का बोलो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। 18 ग्राम का क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। समझने की कोशिश करो। लेकिन कहता है कि अगर मैं हाइड्रोजन तो चलो 2 ग्राम ही लूं, लेकिन ऑक्सीजन को मैंने बदल के बोलो कितना कर दिया बच्चों? 32 ग्राम। कितना कर दिया बोलो? 32 ग्राम। तो मेरा 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। अभी हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? डोंट वरी, आपको कोई नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। H2 प्लस में O2 गिव राइज टू बन रहा है H2O2। क्या बन रहा है? ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। और जो H2 प्लस में O2 है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं बेसिकली, तो वो बनता है H2O। क्या बनता है बोलो? H2O। मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही वाटर बनाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके ही बोलो क्या बनाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। बट सिर्फ और सिर्फ फर्क है कि मुझे बस ऑक्सीजन का रेशियो बदलना पड़ा, हाइड्रोजन उतना ही लिया गया है बट ऑक्सीजन का रेशियो बदलना पड़ा। अब ये समझाना क्या चाह रहा है? समझाने वाली बात तो मैंने बोली नहीं है। इसका कहना क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स मिलके कोई एक से ज्यादा कंपाउंड की प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब वाटर भी बन सकता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन सकता है, तो जिस भी एलिमेंट को आपने बदला होगा, जिसका अमाउंट आपने चेंज किया होगा, वो एक सिंपलेस्ट रेशियो में मिलेगा। जैसे कि 16 और 32 है तो बोलो कितनी रेशियो मिल रही है? 1:2। कितनी मिल रही है बोलो? मतलब ये है कि अगर कोई दो चीजें मिलके एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बना सकती है तो जिस एलिमेंट के मास को तुमने बदला होगा ना, वो बदला ऐसे होगा जैसे कुछ सिंपलेस्ट रेशियो बन रही हो। और बात थोड़ी देर में समझ में आएगी, तो सुनते रहना अच्छे से। कहने का मतलब ये कि मान लो जैसे 16 ग्राम पे ये बन रहा है, 2 और 16 ग्राम मिलाकर 18 ग्राम बना। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। सोचो तुम सिर्फ ऑक्सीजन को मात्र 17 ग्राम कर दो, क्या लगता है कि बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड? थोड़ा सा चेंज करने से नहीं बनेगा, समझो मेरी बात को। 18 ग्राम कर दो, नहीं बनेगा। 16 और 18 का रेशियो कितना आएगा? 8:9। ये कॉम्प्लेक्स रेशियो। कैसा रेशियो बोलो? कॉम्प्लेक्स रेशियो। बहुत सिंपल रेशियो नहीं है। वो कहता है कि अगर दो चीजों को मिला के कोई 2 से 1 से ज्यादा चीजें बन रही है ना, तो डेफिनेटली जिसके मास को तुम बदल के ऐसा कर रहे हो वो हमेशा सिंपल रेशियो में होगा। मतलब या तो ये 16 पे है ना, तो अगला वाला अब या तो 32 करना पड़ेगा तब बनेगा, 32 से पहले नहीं बनेगा। मतलब आप सोचे कि 16 पे ये 25 पे ये तो नहीं बनेगा, फिर वो रेशियो बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है कि जो दूसरी वाली चीज मैंने बदली ना, देखो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1:2, 1:3, 2:3। ये सिंपलेस्ट रेशियो है ना। तो कह रहा है कि जो तुम्हें चीज बदलनी पड़ेगी ना, वो या तो दुगनी करनी पड़ेगी या तिगनी करनी पड़ेगी। सोचो 48 ग्राम करने बाद तो कितना रेशियो बनता? 1:3। कितना बनता बोलो? तो कह रहा है कि भैया जब भी आप दो चीजें मिला रहे हैं और 2 से ज्यादा कंपाउंड की, मतलब 1 से ज्यादा कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है बनने की, तो जिस
एलिमेंट के मास को आप चेंज करके ऐसा कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको बदलना तो पड़ेगा यार, कुछ रेशो में बदलना तो पड़ेगा। तो जिस एलिमेंट के मास को आप बदल के ये चीज कर रहे हैं ना, उसकी रेशो हमेशा बोलो क्या होगी, सिंपलेस्ट होगी। ऐसा कभी नहीं होगा 16 ग्राम लेने पे ये बन रहा है और 17 ग्राम लेने पे ये बन गया, इतना आसान नहीं है। ऑक्सीजन का ठीक ठाक लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बोलो क्या बन पाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और अभी जो रेशो देखूंगा कितना बनेगा, बोलो 1:2 का। कितना बोलो? अब ये बात ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा, बस सुनते रहना तुम लोगों को। सो यहाँ पर क्या कहता है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द डाल्टन्स इन द 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इंपॉर्टेंट है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म, अगर दो एलिमेंट्स मिलने से कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of other element। अब ये बात कर रहे हैं द masses of one element, यानी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। द masses of one element that combine with the fixed mass of other element, the masses of that element which combine with the fixed mass of other element, मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि इसका तो फिक्स मास है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस वाले एलिमेंट की, the mass of the one element that combine with the fixed mass of other elements are in the ratio of small whole numbers। वो किस रेशियो में मिलेगा? स्मॉल। समझने के लिए बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, नेमली वाटर एंड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर एंड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हियर द masses of the oxygen that is 16 gram and 32 gram which combine with the fixed mass of hydrogen bear a simple ratio 16:32, that is 1:2। इसका मैं बहुत सिंपली भाई शब्दों में कहूँ, वो कहने क्या चाह रहा है, अगर 2 ग्राम और 16 ग्राम लेने पे पानी बन रहा है ना, और आपको ऑक्सीजन बदल के ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल सकता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन बदल के ही मुझे क्या मिल सकता है, बोलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप सिर्फ उसको ऐसा नहीं कर सकते कि 16 ग्राम के बाद 17, 18, 19 ग्राम कर दिया और तुम्हारा बन गया, नहीं होगा। सिंपलेस्ट रेशियो में काम करेगा, मतलब कि 16 के बाद कितना करना पड़ गया होगा, 32 करना पड़ गया होगा। कितना करना पड़ गया होगा? 32 या 48, ऐसा कुछ करना पड़ा होगा, तब जाके ये होगा, तब जाके कोई नई चीज बनेगी। अच्छा, मैं इसके पीछे एक स्मार्ट लॉजिक दूं, बहुत सिंपल करूं इस चीज को मैं। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, अगर सोचना जरा, अगर सोचो ये 1 है, कितना है बोलो? 1 सपोज, तो अगर कोई दूसरी रिएक्शन हो रही है तो ये नंबर क्या एक्वायर कर सकते हैं, 1 की बजाय 2 कर सकता है। सोचना, अभी सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 2 कर सकता है एक्वायर, या क्या कर सकता है, 3 कर सकता है बैंक, 4 कर सकता है। अब मुझे बताओ, जैसे वो 1 है तो ये 2 होगा या 3 होगा? अब जब वो 1 है और ये 2 होगा या 3 होगा, तो इसका मास भी दुगना या तिगना ही होगा ना। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? अरे कोई 2 चीजें मिलकर वो रिएक्शन दे रही हैं, अब कुछ नया भी बन रहा है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग में नंबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा या क्या आ जाएगा, बोलो 3 आ जाएगा। कुछ ऐसे ही तो आएगा ना। अगर उसके में 1 और इसके में 2 या 3 आ गया, तो इसका मास भी तो उससे दुगना या तिगना ही होगा ना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो 1 है और यहाँ पर 1.2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाए? फिर तो हो सकता था कि मास उसका 16 ग्राम, इसका 19-20 ग्राम आ जाए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर वो 1 O2 है तो यहाँ पर हो सकता है 2 O2 आ जाए, 3 O2 आ जाए, तो मास भी तो ऑब्वियस सी बात है दुगना या बोलो क्या होगा, तिगना होगा, है ना। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं इस लॉ के लिए। इस लॉ के लिए आप लोग देखिए, अगर मैं N2 और H2 मिलाता हूं ना बच्चों, तो NH3 भी बन सकता है NH3 ना। और अगर मैं N2 और H2 को मिलाता हूं ना, तो एक और कंपाउंड बनता है, दैट इज N2H4। क्या बनता है बोलो? N2H4, ये भी बनता है। लेकिन इसमें हुआ क्या, अगर ध्यान से आप लोग देखें तो, सो मान लेते हैं, मैं बैलेंस कर भी देता हूं चलो तुम लोगों के लिए। ये 2 है, ध्यान देना बच्चों, ये 3 है, ये 3 है, और यहाँ पर बोलो जरा, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। ये वाला बताओ बैलेंस कैसे होगा, 2 N2 2, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से ही अमोनिया बनता है, नाइट्रोजन और अमोनिया को मिलाने से ही हाइड्रोजाइन बनता है। बेसिकली आपको इसके बारे में भी नहीं पता है, कोई नहीं, आप लोग सिर्फ ध्यान रखिए N2H4 है। क्या बोला? N2H4। अब फोकस करना, N2 का मास दोनों में कितना है, बदला है क्या? नहीं बदला, लेकिन किसको बदला देखना जरा। ये कितने ग्राम है? 6 ग्राम, तो अमोनिया बना। और ये कितने ग्राम है? तो ये बना। रेशियो बताओ कितनी आ रही है? 3:2, या इधर से उधर देखो तो बोलो कितने, 2:3। सिंपलेस्ट रेशियो है कि नहीं? स्मॉल होल नंबर्स में है कि नहीं? 2:3 क्यों? कि सर इसको 2 यूनिट लिया हुआ था, तब मतलब 2 ग्राम था, तब ऐसा बन गया, थोड़ा सा बदला उसको बेसिकली, तो ऐसा बन गया। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, आप समझने की कोशिश करें कि हाइड्रोजन का मास जो है कम से कम 1-1 यूनिट करके तो बढ़ सकता है ना, या H2 का मास बोले 2-2 यूनिट करके बढ़ सकता है ना, क्योंकि H2 में कितना, H2 का मास कितना होगा, खुशी H2 का मास कितना होगा, 2 ग्राम ना, बेसिकली 2 होएगा। तो अगला वाला जो रिएक्शन होने वाला है उसमें कम से कम 2 तो बढ़ना है, या कितना बढ़ेगा बोलो 4, या कितना बढ़ेगा बोलो 6, क्योंकि वो हिसाब से H2 मॉलिक्यूल्स के हिसाब से बढ़ेगा। तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट नंबर्स में आएगी कि नहीं आएगी? तो अब थोड़ा तो हो सकता है मैं ज्यादा बात करूंगा तो आपको कॉम्प्लेक्स लगने लग जाएगी चीज। आप सिंपल से शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं इसकी लैंग्वेज को बढ़ाने की कोशिश करूं, पढ़ना जरा एक बार। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट्स, देखो रटने वाली बात है ना बच्चों, बहुत जल्दी रट जाता है, लेकिन समझने जाओगे ना कॉम्प्लेक्स लगेंगी चीज, मैं क्लियर कर रहा हूं। सो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट मिलने से एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं, then the mass of the one element that combine, ये one element कौन है बोलो? ऑक्सीजन। the mass of the one element that combined with the fixed mass of other elements are in the ratio of small whole number। वो वाला एलिमेंट जो किसी फिक्स मास वाले से कंबाइन हो रहा है, वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में मिलेगा, वो हमेशा
और इसके पीछे का बहुत सर्टेन लॉजिक जो है ना, अगर तुम्हें मेरी ये वाली बात समझ में आ गई थी तो मिल जाना चाहिए था कि अगर पहली रिएक्शन में मान लो एक O2 होगा तो जब कुछ नया बना होगा तो बैलेंसिंग बदली होगी, बैलेंसिंग बदली होगी तो एक की बजाय कितना आ जाएगा, 2 O2 आ जाएगा, 3 O2 आ जाएगा। जब 2 O2 या 3 O2 आएगा तो अगर उधर मास 16 है तो यहाँ पर 32 होगा, यहाँ पर कितना होगा बोलो 48 होगा, तो रेशियो कटने पे तो 1:2 या 1:3 जैसे ही जाएगा ना। ये कहना चाह रहे हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ, है ना। सो यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशियो आप लोग देख सकते हैं, तो 3:2 आ रहा है, 3:2 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नहीं आया, दो चीजें मिल रही हैं, लास्ट बोलूंगा, दो चीजें मिल रही हैं, पहले कुछ बन रहा है। अगर इन्हीं दो के मिलने से कुछ और भी बन सकता है ना, तो आपको जिस भी चीज में चेंज करना पड़ेगा वो कम से कम कितना करना पड़ेगा, दुगने का या बोलो कितने का, तिगने का, तब जाके ऐसा होगा। इसलिए रेशियो भी कितना आएगा, दुगना या तिगना वाला आएगा। ऐसा नहीं कि 16 का 17 18 ग्राम का और बदल जाएगा, नहीं, दुगना तो एटलीस्ट करना पड़ेगा, तिगना करना पड़ सकता है, चौगुना करना पड़ सकता है, रेशियो स्मॉल होल नंबर्स में आएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक है गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स एंड एक है एवोगैड्रो लॉ। लेकिन बच्चों इस लॉ को समझने से पहले ना मुझे फिर तुम्हें एक और बात सिखानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मैं इसको भी फिलहाल के लिए वापस से बंद करूंगा। और ध्यान से देखो बच्चों, मुझे बताओ तीनों लॉ समझ में आ गए या नहीं है? टाइम लग गया इसमें यार। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 में हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है ना, सो मैं फॉर्मूला नंबर 3 आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। इसको कॉपी में लिखो एक बार जल्दी से, एक चीज़ मुझे चेक कर लो 22.4 है या 22.7 है। क्या हुआ? यस 22.4 ही है। अब बताता हूँ मैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो मैंने एक एक पेज छोड़ा है उन लॉस के लिए एंड देन वी विल मूव टू दिस टॉपिक ना। चलिए आ जाइए। हाँ बताता हूँ, जो फॉर्मूला नंबर 3 है ना बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला नंबर 3, वो सुनिए क्या है। फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज के क्या होते हैं, उसका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन में बोलो क्या, ये जो एसटीपी है ना, इसको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताता हूं इसका क्या मतलब है, मेरी बात सुनो बच्चों। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई चीज 1 मोल है तो तुम्हें उसका मास पता है? पता है सर, है ना। एक बार लिखना बंद करो खुशी से सब। आपके पास कोई चीज़ 1 मोल है तो क्या आपको उसका मास पता है? सर पता है, कार्बन का 12 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन का भैया O2 का 32 ग्राम हो गया, हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो गया, H2 का, है ना, सबका पता है ना। तो मास की टर्म्स में हमें पता है कि 1 मोल का क्या होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में पता है कि 1 मोल का मतलब 6.02 होता है, बोलो है कि नहीं। लेकिन अब मेरा एक समझ से सवाल है छोटा सा, कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई चीज़ 1 मोल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आएगा समझ में ना। मैंने क्या कहा कि आपको पता है कि कोई चीज जब 1 मोल होती है तो उसमें कितनी पार्टिकल संख्या होती है, बोलो कितनी होती है? 6.02 10 की पावर क्या बोलो 23। इज इट क्लियर? हाँ भाई, मैंने बोला कि अगर वो चीज 1 मोल है तो आपको मास भी पता है। बोलो कार्बन का 1 मोल का मास बोलो कितना, 12 ग्राम, है ना। अरे समझे बच्चों, H2 के 1 मोल का मास बोलो कितना होगा, 2 ग्राम। अरे 2 ग्राम, क्योंकि अरे नहीं समझ में आ रहा बच्चों, 1 मोल समझते हो ना, 6.02 10 की पावर 23 बेसिकली। अगर बोलो 1 मोल O2 का मास कितना बोलो 32 ग्राम हो गया बेसिकली ना। तो आपको सबके 1 मोल का मास पता है, आपको सबके 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं वो भी पता है, बोलो है कि नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब कोई चीज 1 मोल होती है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, कितना। तो मान लो कि कोई तुम्हें कहे कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल H2 गैस है। अब 1 मोल H2 का मतलब समझते हैं ना बच्चों, क्या मतलब बोलो 6.02 10 की पावर बोलो क्या 23 H2 गैस है। और जब तुम ये समझोगे ना, तुम्हारा एवोगैड्रो लॉ हैंड टू हैंड खत्म हो जाएगा बच्चों। तो 6.02 10 की पावर 23 H2 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये कहता है कि बताओ जरा, जब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये कुछ वॉल्यूम भी तो ऑक्यूपाई करेगा ना, है ना। 2 ग्राम गैस है और इतने मॉलिक्यूल्स से कुछ वॉल्यूम भी तो ऑक्यूपाई करेगा ना। सो 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ये वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम कितना होगा बताओ। हाँ बोलो,
बिल्कुल आपने कहा सर फिक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली कि सर वॉल्यूम तो कोई चीज़ ऑक्यूपाई करेगी, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो सर ज़्यादा फैल जाएगी, अगर प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो कम में ही सिकुड़ जाएगी, बोलो है कि नहीं। प्रेशर कम कर दिया तो सर ज़्यादा में फैलेगी, बोलो है कि नहीं। तो इसलिए एक बात इन्होंने डाल दी एसटीपी पे, किसपे बोलो, एसटीपी पे, दैट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या है बोलो, तो ये है कि 1 atm का प्रेशर हो, जो कि हमारे आसपास होता है, 1 atm का प्रेशर हो, ठीक है। एंड जो टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर का नाम मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना दो कंडीशंस होती हैं, एक एसटीपी होता है, एक SATP होता है, ठीक है ना। तो एक में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एक में 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। सो मैं एक बार वो कंफर्म करके आपको बता रहा हूं, लेकिन मान के चले बच्चों 27 है, कितना बोलो, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर है, बोलो कितना है। तो मान लो 27, इसको करेक्ट करेंगे तो 0 होगा बेसिकली, ठीक है। अभी देख लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस एक फिक्स मैंने टेम्परेचर रख दिया, और मैंने बोल दिया 1 atm का प्रेशर है, 1 atm का प्रेशर है, या मैं इसको भी 0 कर रहा हूं बच्चों, मुझे लग रहा है इंट्यूशन आ रहा है 0 ही है बेसिकली। तो मेरी बात सुनो, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 atm का दबाव, 1 atm का दबाव कितना होता है, हाँ बोलो। टेस्टिंग का वही 6:30 बजे तक है, अगर किसी का खत्म हो जाए तो ले लेना, ठीक है। सो मैंने क्या कहा बच्चों, मेरी बात सुनना अच्छे से। मान लो कि आसपास का दबाव 1 atm है, तो 1 atm का ही दबाव है इधर, उज्जवल 1 atm का ही दबाव है, लेकिन टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो उस दौरान उस कंडीशन पे तो गैस कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना। और मैं एक बात बता दूं मैं कि गैस का वॉल्यूम ना समझने की कोशिश करें कि गैस का वॉल्यूम अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर बता दिया तो उस पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे तो एक ही होगा ना। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। सो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने एक सर्टेन कंडीशन डाली कि इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर रखा गया है, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर, तो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, गैस कभी भी इनफाइनाइटली एक्सपैंड नहीं कर सकती कि आप सोचो कि इनफाइनाइटली एक्सपैंड कर जाए। अरे पड़ोसी के घर में हलवा बना, आपके घर तक स्मेल आती है, या यहां तक भी बनेगा कि भैया अभी तानिया घर पे अगर हलवा बना तो मुझे यहां तक स्मेल आ जाएगी, नहीं आएगी ना। गैस कभी भी इनफाइनाइटली एक्सपैंड नहीं कर सकती, तो एक सर्टेन उस तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। भाई गैस है तो वो इतने वॉल्यूम में फैल के रुक जाएगी, क्यों भाई, इतने वॉल्यूम में फैल के रुक जाएगी, क्यों भाई, क्योंकि उसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बोला है कि नहीं, उसका एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है जिसकी वजह से वो गैस इनफाइनाइटली एक्सपैंड। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं कि अगर मेरी कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली है, कौन सी बोलो, कि अगर प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरी जितनी भी गैसेस होती हैं उनकी 1 मोल गैस, कितनी बोलो, 1 मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी वो कितना करेगी, 22.4 लीटर्स। मेरी बात अच्छे से सुन लीजिएगा, मैंने क्या बोला, समझ नहीं आया, दोबारा बोल रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस लूं, कितनी मोल गैस लूं बोलो, 1 मोल हाइड्रोजन, मतलब 6.022 और 23 हाइड्रोजन गैस, और यहां पर ऐसे फैलने के लिए छोड़ दूं। कंडीशन मैंने ऐसे ली कि 1 atm का दबाव है, टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस ले रखा, तो वो गैस फैलेगी ना ऐसे करके, और फैलने के बाद 1 मोल गैस एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। क्या कर लेगी बोलो, तो बता रहा है कि वो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एट एसटीपी, एट, इसीलिए लिखा गया एसटीपी पे, इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे 1 मोल गैस कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है बोलो, 22.4 लीटर। तो बोलो जरा, अगर 2 मोल गैस होगी तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 44.8 लीटर्स। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। अगर कोई ये बोल दे, मैं बोल रहा हूं कि 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी कंडीशन पे, 22.4 लीटर। कितना, हाइड्रोजन को 1 मोल हाइड्रोजन यहां पर फैला दो, पता है कितना वॉल्यूम ले लेगी अपने आप ही, 22.4। कितना बोलो, अब कुछ किसी उससे ज्यादा क्यों नहीं ले रही। अरे बच्चों मैंने बोला तो कुछ प्रेशर लगा हुआ उस गैस के ऊपर, 1 atm का दबाव है, टेम्परेचर भी 0 ही है, अगर बढ़ाऊंगा तो हो सकता है ज्यादा ले, लेकिन मैंने एसटीपी कंडीशन डाला। कौन सा बोलो, कि भैया इस पर्टिकुलर कंडीशन पे 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4। कितना बोलो, ये समझ में आ गई बात। अगर बताओ, मैंने कहा कि कोई गैस जो है 2 मोल है, अगर 1 मोल गैस है तो 22.4, मैं कह रहा हूं 2 मोल गैस है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 44.8 लीटर्स। बोला है कि नहीं। या मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई गैस है वो 44.8 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एसटीपी कंडीशन पे, 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एसटीपी कंडीशन पे, तो मैं कहूँ कितने मोल गैस है वो, 2 मोल गैस है। कितने मोल गैस है बोलो, 2 मोल। ये फॉर्मूला जो बनाया गया ना वो इसी आधार पे बनाया गया कि नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे वॉल्यूम को देख के। किसको देख के बोलो, जैसे मास को देख के तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स का अंदाजा लगता है कि नहीं लगता, तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल देख के लगता है कि नहीं लगता, तो अब तुम्हें वॉल्यूम देख के भी लगेगा कि मैं गैस का वॉल्यूम देख लूंगा और मैं उसका बोलो क्या बता दूंगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स बता दूंगा। क्या बता दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि 1 मोल गैस एसटीपी कंडीशंस पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। तो 2 मोल कितना करेगी, 44.8 लीटर। 3 मोल कितना करेगी, और 22.4 जोड़ दो, क्योंकि हर 1 मोल गैस अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं,
है ना। और आप कहेंगे सर टेम्परेचर प्रेशर डिपेंड करता है, मैं बोलता रहा हूँ एसटीपी कंडीशन पे। किसे बोलो, अगर आप एसटीपी के अलावा कुछ लेंगे तो हो सकता है वो 22.4 नहीं, उससे ज्यादा या उससे कम करे, लेकिन मैं एसटीपी की बात करूँ कि एसटीपी पे तो भैया हर कोई गैस अगर 1 मोल है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। तो क्या ये फॉर्मूला सही नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर 22.4 होगा तो कट के कितना आ जाएगा, 1 मोल 44.8 लीटर है किसी गैस का वॉल्यूम, तो 44.8 डिवाइड बाय 22.4 बोलो कितना आएगा, 2 मोल। अरे नहीं आया समझ में, पक्का। तो जो तीसरा फॉर्मूला बनाया गया वो किस आधार पे बनाया गया कि भैया कोई भी गैस जब 1 मोल होती है, कोई भी गैस जब 1 मोल होती है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, कितना, 22.4 लीटर। अच्छा एक मजे की बात, अब आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन होगी तो भी ऐसे करेगी, यही तो एवोगैड्रो लॉ है। अगर 1 मोल O2 गैस है मतलब कितने पार्टिकल्स बोलो, तो अगर इतने O2 के मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, तो उसका भी जो मैंने वॉल्यूम देखा, उसका भी जो मैंने वॉल्यूम देखा वो कितना था बोलो, 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो भैया एसटीपी पे चाहे कोई भी गैस हो, अब इसको ना नेचर से फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, वो कहता है कि अगर 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। 22 अरे समझ नहीं आया। और यही बना एवोगैड्रो लॉ। यही क्या बना, एवोगैड्रो लॉ ने ये कहा कि अगर 2 गैसेस के पास, 3 गैसेस के पास अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक जितने हैं तो उनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, अगर तीनों 1-1 मोल ली गई तो सबका वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर। अगर तीनों 2-2 मोल ली गई तो सबका वॉल्यूम कितना, 44.8 लीटर। मतलब ये फॉर्मूला हर एक गैस पे सेम ही लगेगा बच्चों। हर एक गैस 1 मोल वॉल्यूम होने पर, सॉरी 1 मोल पार्टिकल्स होने पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। बट ध्यान रखिएगा एट एसटीपी बात हो रहा है, किस पे बात हो रहा है, अरे यार नहीं आया समझ, क्लियर हुआ, कुछ क्लैरिटी आया। सो अगर ये क्लैरिटी अगर आया ना तो मैं तुम लोगों को, अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, अब कहीं से इसका क्वेश्चन कैसा आता तीसरे वाले का, अरे बोल देगा कि एक गैस है उसने 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा, बताओ कितने पार्टिकल्स हैं उसके पास, तो 2 मोल पार्टिकल्स हैं। 2 मोल पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स हमें पता है, अरे नहीं आई बात समझ में। तो आपने जैसे फॉर्मूला बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में बनाया, मास की टर्म्स में बनाया, तीसरा फॉर्मूला फाइनल किस पे बनाया, वॉल्यूम की टर्म्स में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मुझे किसी सब्सटेंस का आज मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, मान लो, अब सुनना मैं फाइनल बात बताने वाला हूँ, अगर मान लो मेरे पास कोई चीज़ है और मुझे पता है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तुम मोल निकाल लो कि निकाल लो कितने, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करोगे बता दो कितने मोल है, बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई चीज़ है, लकड़ी की चीज़ है, बोल दूं उसका मास मुझे पता है, बोलो मोल निकाल लो कि निकाल लोगे, क्योंकि तुम कहोगे मास को मैं किससे डिवाइड करूँगा, मोलर मास से, मुझे हर चीज़ का मोलर मास पता है कि 1 मोल का मास कितना है, तो अभी जितना मास होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अरे नहीं आया समझ में। और तीसरी चीज़ आपने कहा कि सर वॉल्यूम भी पता होगा ना गैसेस का, अब तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 करूँगा आंसर आ जाएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं, अरे नहीं आया समझ में, मुश्किल लग रही है चीज़। सो बहुत आसान सी चीज़ है, और इस बात को क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें लेके आता हूँ वापस से, हाँ लीटर में ही होगा, ये लीटर में ही होगा, तो लीटर में कर लेना, क्या दिक्कत है। अच्छा एवोगैड्रो को पढ़ो बच्चों, क्या है कहता है, एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, जो मैं तुम्हें लॉ पढ़ाया ना इसके जरिए तुम्हें दोनों बातें खत्म होने वाली, दोनों लॉज खत्म होने वाले हैं। एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो अगर वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम क्या बोलो इक्वल, तो दे कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उल्टा बोल दो, अगर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। अगर पार्टिकल सेम है तो गैस कोई सी भी हो, वॉल्यूम बोलो क्या करेगी, सेम ऑक्यूपाई करेगी। अब देखो किसी की लैंग्वेज यहाँ आसान है, किसी की लैंग्वेज वहाँ आसान है, कहीं ना कहीं इसकी लैंग्वेज ना ये क्या हुआ, पूरा उड़ा दिया, क्या हो गया, मक्खी आ गई क्या, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, सारा चैप्टर ही खत्म हो गया अभी। अब सुनो भाई, एवोगैड्रो लॉ पढ़ो एक बार, सब बच्चे पढ़ना, खुद ही पढ़ लो। अबे इट स्टेटेड दैट अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, देखो सेम की बात क्यों कर रहा है,
ऐसा ना तुम बोल दो कि हाइड्रोजन तो फलाना टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन फलाना पे, फिर तो यार वो अलग अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि एक ज़्यादा टेम्परेचर पे तो फैल जाएगी ना, एक पे प्रेशर ज़्यादा लगा दिया एक पे कम, फिर तो बात अलग हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी लाइन लिखना जरूरी है कि भैया दोनों पे टेम्परेचर प्रेशर बोलो क्या है, सेम है। अगर गैसेस पे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम है एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ में आ गया। अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल होगा, और वॉल्यूम इक्वल दिख रहा है तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। ये नहीं है समझ में, है ना। जैसे मैंने बोला ना, अगर 22.4 ही दोनों का है तो मतलब एक मोल ही है, और अगर एक मोल है तो 22.4 ही है बेसिकली। तो मतलब पार्टिकल्स अगर बराबर है तो वॉल्यूम भी बराबर ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर होता कि नहीं होता। और वॉल्यूम अगर बराबर दिख ही रहा है तो उसका मतलब उन दोनों पार्टिकल भी बराबर ही है। लक्ष्य बात समझ में आ गई। तो ये लॉज ना आप लोगों को लगते हैं कि बहुत ईजी है, बट इनको अगर एग्जैक्टली समझने जाओगे तो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और थोड़े से शुरू में मुश्किल लगते हैं, लेकिन बाद में आसानी हो जाएगा। ये क्या बोलता है, दिस इंप्लाइज, ये बोलता है कि 2 लीटर हाइड्रोजन हो चाहे हमारे पास, चाहे 2 लीटर ऑक्सीजन हो, विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम है। अब ये कहेंगे सर 2 लीटर कहाँ से आ गया, अरे यार 22.4 अगर दोनों हैं तो एक मोल है ना, 44.8 है तो 2 मोल है ना, तो जब ये 2 लीटर होंगे दोनों के दोनों तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तब भी सेम ही होंगे ना। अरे नहीं है बस में, अगर दोनों का वॉल्यूम 22.4 है तब एक मोल है, 44.8 है तो 2 मोल है, तो वैसे ही 2 लीटर होंगे दोनों के दोनों तो कुछ तो मोल होगा ना, 0 पॉइंट कुछ मोल तो होगा, लेकिन दोनों में सेम ही होगा, दोनों में। तो मैं यहाँ पर बस ये कहना चाह रहा हूँ, दिस इंप्लाइज दैट 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गिवन दैट बोथ द गैसेस आर द सेम टेंपरेचर प्रेशर। बार-बार बोल जा रहे सेम टेंपरेचर प्रेशर, बच्चा गलत ना समझ ले। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आ गया समझे पॉइंट। तो एवोगैड्रो समझ ही नहीं आता जब मैं तीसरा फॉर्मूला ना समझाता, तो अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब तुमसे क्या बोलेगा, कहेगा 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कौन से लॉ के अंदर ये बात बोली जानी चाहिए, एवोगैड्रो के अंदर, दैट इफ two gases have the same number of molecules so they have a same volume occupied. Is this fine or not? So this is Avogadro's law. क्लियर हुआ। अब आते हैं बच्चों लास्ट किस पे, गेलो-सैक्स लॉ पे ना। सो ये क्या कहना चाह रहा है समझने की, इसकी भी कोशिश करते हैं बच्चों। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है इसमें। इसने कहा कि कोई भी रिएक्शन के अंदर 2 गैसेस कंबाइन हो रही हैं, कोई भी रिएक्शन में 2 गैसेस क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं। हम समझने की कोशिश करना क्या करते हैं इसको भी, आ जाओ, ये भी आ जाएगा समझ में। लॉज की लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को नहीं समझ में आती नहीं है। ये एक तो अपनी ऐड पे बहुत बिजी रहते हैं भाई। चलो इधर देखो। सो गाइज एक बात मुझे बताओ आप लोग, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है और वाटर बन रहा है ना, और मैं इसको ये बोल सकता हूँ, अगर बैलेंसिंग भी मैं करने जाऊँ तो मान लो H2O है, अगर आप इसकी बैलेंसिंग करोगे तो क्या बनेगी, 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, है ना। अब आप सोच के बताना, अगर मान लो ये सब कुछ गैसेस बेस पे, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये तो ऐसी होती है। सो अब मुझे एक बात बताना, आप जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, वो एक बात जरूर जानते हैं कि इसका मतलब क्या है कि 2 H2 के मॉलिक्यूल्स एक O2 के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो रहे हैं, या मैं ये बोल सकता हूँ कि 200 H2 के मॉलिक्यूल्स 100 O2 के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो रहे हैं। मतलब ये 1 O2 है तो ये 2 H2 है, और ये 1 करोड़ O2 है तो ये 2 करोड़ O2 है, और अगर ये 1 मोल O2 है, सही बोल दिया मैंने। अब अगर ये 1 मोल O2 और वो 2 मोल O2 है, रिएक्शन तो सेम टेम्परेचर पे हो रही होगी, तो अगर ये ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर, तो ये कितना ऑक्यूपाई करेगी, क्यों भाई, क्योंकि अगर ये 1 मोल है तो ये, बोला है कि नहीं। तो गेलो-सैक्स लॉ कहते हैं कि जब भी किसी भी रिएक्शन में 2 गैसेस मिल रही होती है ना, 2 गैसेस मिल रही होती है ना, तो उनके वॉल्यूम सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं, उनके वॉल्यूम्स सिंपलेस्ट रेशियो में 1:2 में मिल रहे हैं। अब आपको हर बार सिंपलेस्ट होगा बच्चों, अब खुद सोच के बताना, इधर जतिन लिख मत, समझ के देख कि जब भी कोई 2 गैसेस कंबाइन होंगी तो खुशी क्या हो सकता है, ये भी 1 मोल हो वो भी 1 मोल हो। अगर दोनों 1 मोल होंगे तो दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 कट जाएंगी, 1:1। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है बोलो, एक 2 मोल होगी, एक क्या होगी बोलो, 1 मोल होगी, एक 2 मोल होगी और एक क्या होगी बोलो, 1 मोल। तो भैया वो एक 22.4 ऑक्यूपाई करेगी, एक 40.8 ऑक्यूपाई करेगी, तो रेशियो कितनी आएगी, 1:2। अब और क्या हो सकता है, एक हो सकता है 1 मोल हो, एक 3 मोल हो, तो ये आएगी 22.4, ये कुछ आ जाएगी भैया हमारा 67 पॉइंट कुछ, तो वो कट के 1:3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो 1:3। लेकिन आना तो ऐसे ही है ना 1:1, 1:2, 1:3, क्यों, क्योंकि किसी का 1 मोल होगा तो दूसरे का ऐसा नहीं हो सकता ना कि 1.2 मोल हो। अरे ये 1 है तो वो 2 होगा या 3 होगा सीधा, और जब 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है तो 2 मोल का सीधा दुगना होगा, 3 मोल का सीधा तिगना होगा, तो वॉल्यूम्स की रेशियो बोलो क्या बनेगी, सिंपलेस्ट बनेगी, क्या बनेगी, यही समझाना चाह रहा है गेलो-सैक्स लॉ। नहीं है ये बात समझने कि जिस भी रिएक्शन में गैसेस कंबाइन हो रही है, जिस भी रिएक्शन में बोलो क्या कर रही है, गैसेस कंबाइन हो रही है, तो उनके वॉल्यूम सिंपलेस्ट रेशियो में, उनके वॉल्यूम्स कि अगर ये 20 लीटर है तो ये भी 20 लीटर है, लेकिन क्या हो सकता है अगर ये 20 लीटर तो ये 40 लीटर हो, क्योंकि अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है तो मतलब मान लो उसके तरफ से फिर ये 1 मोल है, 2 मोल है तो दुगना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, वो दुगना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, तो वॉल्यूम्स का रेशियो बोलो क्या है, सिंपलेस्ट। देखो टाइम लगा है हमें लॉस करने में, लेकिन लॉस अगर ढंग से समझे जाए तो ऐसे ही बताने चाहिए इन्होंने,
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो थोड़ा टाइम लगा है इसलिए कि हमने बहुत तरीके से सुनने की कोशिश करी इसको। क्या बोलता है गे-लुसैक्स लॉ? क्या बोलता है? द गे-लुसैक्स give this law based on his observations. The law states that when gases are produced or combined in a chemical reaction, जब बनती हैं या रिएक्ट कर रही होती हैं, they do so in a simple ratio by volume. वो ऐसा करती हैं simple ratio के साथ। किसके बोलो? simple ratio, given that all the gases are the same temperature and pressure. लेकिन फिर वही बात बोली, same temperature pressure होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो। अरे नहीं यार ये बात समझ में। फिर क्या बोलता है? This law can be considered as another form of the law of definite proportion. ये छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना, बस सेम लिखना है हमें। हाँ, तो इसको हमें लेके चलना है अरे बच्चों समझ नहीं आया क्या? अच्छा, आपके एनसीईआरटी ने कैसे दिखाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके एनसीईआरटी ने गे-लुसैक्स लॉ में ये लिखा है, स्टेटमेंट देखना इनका, बस खत्म हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और बच्चों बना वाटर। तो कहता है कि अगर ये 50 ml है ना, तो रिएक्शन में इसकी 100 ml की जरूरत पड़ती है, और तब जाके हमारा बेसिकली, इसको तो छोड़ देना, तुम लोग कहोगे कि ये क्या हुआ, है ना, अभी बताऊंगा, इसको छोड़ दो, इसको वाली बात को बाद में बताऊंगा। कह रहा है ये 50 ml है तो ये 100 ml चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है यार, है ना, क्योंकि रिएक्शन ही ऐसी होती है, 2H2 तो बोलो क्या होता है, 1 O2। अब आप लोग ये मत कहना कि यार सर ये तो एक पे तो 22.4 लीटर होना चाहिए और ये वाला 44.8 होना चाहिए। ये लॉजिकल बात है कि ये 22.4 है तो वो 44.8 होना चाहिए। अब ये ले ही 50 ml रहा हूं तो वो कितना चाहिए बोलो, 100 ml चाहिए। कितना चाहिए बोलो? नहीं है लक्ष्य बात समझ में चाहिए। तो ये अगर 50 ml ले तो वो कितना होगा, 100 ml चाहिए होगा, है ना, क्लियर है? तो वो बेसिस पे बात कर रहा है कि भैया अगर ये एक है तो वो 2 रेशो में आ रहा है बेसिकली। नहीं आ रही ना बात समझ में? क्योंकि इसका 1 मॉलिक्यूल है तो उसका 2 मॉलिक्यूल है, तो जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको दुगना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, या वो 3 होंगे तो 3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो रेशियो तो हमेशा वॉल्यूम्स की बोलो क्या आने वाली है, सिंपल आने वाली है ना, सिंपल आने वाली है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि द लॉ स्टेटेड व्हेन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड और कंबाइंड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। और आप बहुत आसान शब्दों में लिख सकते हो, व्हेन इन अ रिएक्शन गैसेस आर कंबाइंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द सिंपलेस्ट रेशियो प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज सेम। अरे नहीं आया समझ? चलो, तो दिस इज फुल एंड फाइनल गाइस। सो अब मुझे बस तुम लोग एक बात का जवाब दे दो फटाफट से। फॉर्मूला नंबर 3 भी हो गया। अब हम चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करते हैं यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम बचा रहे हैं, लेकिन कराऊंगा कुछ तो न्यूमेरिकल कराऊंगा बच्चों, ठीक है? आप लोग मुझे बस फटाफट से पहले ही बताओ, तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट के तीनों नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले क्लियर है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी, मास वाला भी, वॉल्यूम वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हर कोई चीज गैस, हर गैस 1 मोल वॉल्यूम हो, 1 मोल पार्टिकल होने पे कितना वॉल्यूम करके 22.4। तो जितने मोल होगी उसके हिसाब से निकाल लेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऊपर नीचे 22.4 आ जाएगा। क्लियर है ना? और फिर ये स्टीरियोमेट्री ये सब तो मैंने करवा दिया। मेन था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस गाइस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बोलो पहला लॉ क्या था? बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है? कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टिंग साइड के मासेस और प्रोडक्ट साइड के मासेस का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब मास कंजर्व रहते हैं, चाहे रिएक्शन में कंबशन ही क्यों ना हो गया हो, कुछ जल ही क्यों ना गई हो, लेकिन फिर भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के मास बोलो क्या रहता है? सेम रहता है। पहला था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बताओ फटाफट से क्या था सर? ये कहता है कि भैया चाहे कोई भी सोर्स हो हमारा, नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो चाहे कैसा भी हो सर, उसके अंदर जो एलिमेंट्स का कंपोजिशन है वो हमेशा बोलो क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे किसी भी तरह के सोर्स से कोई चीज आई हो। क्लियर है कि नहीं? बताओ जरा। अरे नहीं आया समझ में? उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन नाम से क्लियर होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस मतलब कि अगर दो चीजों को मिला के एक से ज्यादा चीजें बन सकती हैं, एक से ज्यादा चीजें बन सकती है। तो आपने जिस चीज का रेशियो बदला होगा, जैसे ऑक्सीजन को बदला मैंने, है ना, ऑक्सीजन को बदला, तो आपने जो बदला होगा ना वो 1:2 या 1:3 की रेशियो में बदला होगा आप लोगों ने। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बदलने से काम चल जाए, तो आपने चीज बदली होगी ताकि कोई नई चीज बन जाए, तो आपने 1:2 या 1:3 ऐसे कुछ रेशियोज में बदली होगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो दूसरी वाली चीज को बढ़ाया, दुगना या तिगना होगा तब जाके कोई नई चीज बनी होगी। इज इट फाइन? उसके बाद मैंने तुम लोगों को गे-लुसैक्स और एवोगैड्रो कराया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गे-लुसैक्स और एवोगैड्रो ना खत्म हो जाते हैं जब तुम्हें वॉल्यूम वाला तीसरा फॉर्मूला समझ में आता है ना? क्योंकि एवोगैड्रो ने एक बड़ी सिंपल सी बात कही कि जिनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे उनका वॉल्यूम क्या होगा? सेम। एवोगैड्रो के लॉ में से इतना लिखना, इट स्टेट्स दैट द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। या उल्टा भी लिख सकते हो कि द टू गैसेस हैव द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन द इक्वल वॉल्यूम, है ना, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंडीशन इज सेम फॉर द टू गैसेस। अरे नहीं आई बात समझ में?
है ना। गेल-लुसाक्स ने क्या कह दिया, गेल-लुसाक्स ने कह दिया कि व्हेन इन अ रिएक्शन टू गैसेस आर रिएक्टिंग विद ईच अदर दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम्स ना। वॉल्यूम्स का हमेशा रेशियो बोलो क्या होगा, सिंपल होगा। बस यही तो चीजें हैं। अरे नहीं आया समझ, है ना। तो बोलोगे तो चाहे मैं अपने शब्दों में इनको लिख दूंगा, और बाकी पढ़ने के लिए तो भैया तुम्हारे पास है। क्लियर है कि नहीं, है ना। क्वेश्चन दिखाए थे तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन दिखाए थे। एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, आया हुआ है एग्जाम में। क्या करना, डाउट आया है, बताओ, बोलो 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 बोलो। इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अभी पूछता हूं। अच्छा ये तो बता, देखो कुछ तो मतलब वैसे मैंने खोल लिया कोई साइट, देख लेते हैं। हाउ मेनी बेसिक लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कितने बेसिक लॉज बने हुए हैं, बोलो ऑप्शन बोलो। 5, ये तो याद हो गया है ना। व्यू आंसर, अबे बी 5 ही है, ठीक है। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, किसने बड़ा ध्यान से दिया, बहुत अच्छे, एंटोनियो लावज़ोर ने। अच्छा लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बेसिकली नाम नहीं आएगा किसी साइंटिस्ट का, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनियो लावज़ोर ने दिया था। अच्छा बताना जोसेफ प्रोस्ट ने क्या कौन सा दिया था, डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। व्हाट डिड जोसेफ प्रोस्ट स्टेट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बताना 4 ऑप्शंस बताना जल्दी से बताओ। डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ जो है वो किस पे क्या दिया था, फंस गए। कितने बच्चों के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ओके कितने बच्चों के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन है, बी और सी। देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगेगा। उसने कंपाउंड की बात करी थी, किसकी बात करी थी, कंपाउंड की, मिक्सचर की नहीं करी थी। मिक्सचर सबका अलग अलग हो सकता है, आप थोड़ा सोच के देखिए। मैंने तुम लोगों को बोला कि घर से मिक्सचर बना के लाओ। अब मिक्सचर क्या है, कौन सा, होमोजेनियस मिक्सचर मान लो, कभी शुगर और वाटर का मान लो, शुगर और, अब हर जगह पे मिक्सचर सेम नहीं मिलेगा। मान लो मैंने बोला कि शुगर और पानी मिला के ले आना है, किसी ने भैया पानी और शुगर को मिलाया 1:5 की रेशो में, पानी लिया 5 मतलब और वो लिया 1 यूनिट, किसी ने लिया 2:5 की रेशो में। अरे चीनी और पानी घर पे मिलाओगे तो सब अलग अलग रेशो में मिलाओगे ना। एक गिलास पानी ले लो, सबके सब पानी सेम ले लो, फिर भी चीनी अलग अलग मिलाओगे, कोई 1 चम्मच, कोई 1.5 चम्मच, कोई 2 चम्मच, बोलो है कि नहीं। तो मिक्सचर्स की रेशो कभी भी सेम नहीं होती, ठीक है ना। सो क्या हो रहा है ये अपने आप हो जाएगा। हाँ तो कंपाउंड की रेशो सेम होती है। तो कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन एब्सोल्युटली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट होता है, बाय वेट ही होता है बच्चों, ठीक है ना। डी ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फटाफट से आओ, व्हाट डिटेल द डाल्टन प्रपोज। डाल्टन ने कौन सा दिया था। अब तुम वो कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, एलिमिनेट कर सकते हो। एंटोनियो लावज़ोर ने कौन सा दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जोसेफ प्रोस्ट ने कौन सा दिया, डेफिनेट प्रोपोर्शन। और गेल-लुसाक्स और एवोगाड्रो का तो नाम ही दिया हुआ है, बच गया एक बस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बच गया, तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस आना चाहिए, ठीक है ना। अब तो हो गया वैसे याद यार। हाँ तो इसने ये भी दे दी, क्या हो गया, एक से ज्यादा थ्योरी नहीं दे सकता ये बंदा। हु प्रपोज द लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन है डेफिनेट वाला, तो बेसिकली जोसेफ प्रोस्ट था इसका, तो ना जोसेफ प्रोस्ट होएगा ए। अरे जोसेफ प्रोस्ट था ना यार, डेफिनेट क्या था। अ लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन इज आल्सो नोन एज ये तो ऐसे ही है बच्चों वाले क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन्स एंड द ऑक्सीजन्स व्हेन कंबाइंड बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुए 2:1 की रेशियो में, सिंपल वॉल्यूम की रेशियो में कंबाइन हुए, कौन सा लॉ है ये, लविश डी। हाँ भाई रेहान कौन सा लगता है नहीं पता क्यों, क्या वो समझ नहीं आया, तो फिर क्यों नहीं याद है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं सिंपल रेशियो में, सो सिंपल रेशियो 2:1 किया, ऐसा किसने कहा था, स्वास्तिक डी, गेल-लुसाक्स ने कहा था यार, सिंपल सा है ना, क्या दिक्कत है। हु प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो। अब तो यार हो जाना चाहिए यार यार ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता बच्चं, है ना। मैं तुम्हें लेके आया था कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लास्ट क्वेश्चन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
बी मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम में मास का क्या लेने देना ना। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ बच्चों, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता कभी भी, ठीक है। वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता गैसेस के केस में। क्यों नहीं होता? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। आप मुझे बताइए, अभी मैं थोड़ी देर पहले तुमसे कुछ लिख रहा था यहाँ पर, फिर मैंने उसको मिटो दिया था। कहाँ था मैं? यहाँ था। 100 ml और 50 ml में ना, मैं यहाँ लिख रहा था 100 ml। अब आप कहेंगे 100 और 50 मिलकर 100 क्यों हो सकता है? हो सकता है बच्चों, हो सकता है। दो चीज़ें मिली हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो क्लोज आ गई। तो पहले वो 100 और 50 150 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करनी चाहिए थी, बट उनकी क्लोज आने की वजह से पार्टिकल्स ने वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करा, तो इसलिए वॉल्यूम कंजर्व, मास कंजर्व होता है। दो चीज़ें मिली हैं, पहले वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, मिलने के बाद हो सकता है कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हो, नज़दीक आ जाए, तो इससे वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई होगा। इसका मतलब वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता। क्या कंजर्व होता है? मास। तो इसलिए आज तक आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं सुना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सुना है। अब देखो, कोई दो चीज़ें क्लोज भी अगर आ जाए, अगर क्लोज भी आ जाए तो क्या मास बदलेगा? क्या मास तो उतना ही रहेगा यार, है ना। कोई दो चीज़ें दूर दूर है, पास में आ जाए तो मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे आप और बताएंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों की बैक एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, आप मुझे इसका भी जवाब देंगे। अब इस देखो कितने साल लग रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो यही, अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़े हुए ना, मैं बता रहा हूँ आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर जाएंगे। अभी कराऊंगा, रुक जाओ। ज़्यादा क्वेश्चन आज हम नहीं कर पाए बच्चों, कोई नहीं, क्या करें, टाइम लग गया इसी में। अरे कौन पीसीएम लेके नीट का पेपर दे रहा है? ये कुछ भी कर सकता है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। भाई ये क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में बहुत बार, मतलब आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स के अंदर 1.21 क्वेश्चन बताना। पेपर हो गया भाई तुम लोगों का? करना भाई 1.21 खत्म हो जाएगी 6:30। अरे जूम छोटा दिख रहा है क्या? कर रहा है लवीश, उसको बड़ा करना ही करके जाके पास से, उसको ऐसे बड़ा कर दो। अरे तुम लोग पेपर कैसा करा तुम लोगों ने? सही है। बताऊंगा बेटा, कल बताऊंगा। केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स के नंबर चीटिंग करने की बोलते हैं। आप पहले क्या रिजल्ट बता दो। केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स के नंबर लड़कियों को भी होगा। क्या बात है? अभी मैंने तुम लोगों को एनसीईआरटी भेज दी है, अभी थोड़ा सा और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बच्चे हिल गए। चल अरे नहीं, जो दिमाग लगाया वो कर लेगा। हां, वो भी एक दो क्वेश्चन और वैसे जाने नहीं सर, इसका जल्दी बताओ ना। आज नहीं करी, पिछले टेस्ट में। नहीं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। ये बाइक किसकी? हां भाई, बाइक किसकी है? आपकी है। बहुत गंदी होती है। ये क्या है? जा यार, ये अंदर क्या ना कर दी, ठीक हो गया ना। मैं कोई बात करूंगा, बात नहीं करूंगा। अरे बंद है तो चल रहा है, ये यहाँ रख दे, तुम जाते हुए ले जाना। कर दिया ना ठीक? तो वहां से पीटीएम के बाद सीधे यहीं आएंगे, वहां से खेलने के बाद सीधा पीटीएम में आएंगे। छोड़ देंगे वो, नहीं बंद करके जाइए, पेपर लगा दिए। बच्चों नहीं बनी ना बात, समझ नहीं पाए ना कौन सा क्वेश्चन है ये? कह रहा है फॉलोइंग डाटा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे हैं,
14 ग्राम, फिर 16, फिर 32 कर दिया उसको, फिर ये 28 32 80 कर दिया कुछ। सो आपको कहता है कि कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ओबे हो रहा है ऊपर वाले एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर? मल्टीपल प्रपोर्शंस है भाई, सिंपल सी बात है। आपने मल्टीपल चेंज कर रहे हैं, 16:32 1:2 आ रहा है, यहां पर इसको सेम रखा 32:80 2:5 आ रहा है, 2:5 काट के देखो 16 से कट जाएगा दोनों दोनों, है ना। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस करना है ना, बहुत सिंपल है कि नहीं बताओ यार, है ना। मेरे को नहीं लगता यार ये मुश्किल क्वेश्चन है, क्या लग रहे हैं? अच्छा ऐसे बोल देगा 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ, तो आप लोगों को बताना है कि पहले तो इस क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ेंगे, पहले बोल रहा हूं 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ, कौन सा लॉ ओबे हो रहा है? कौन सा लॉ ओबे हो रहा है? 26 में 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन 5 वॉल्यूम, वॉल्यूम्स का रेशियो सिंपल है, और वॉल्यूम्स का रेशियो सिंपल है तो गेल विसेक्स ने ऐसा कहा था। लेकिन एक बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे सामने फिर दोबारा निकल रहा है, कह रहा है कि 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन कंबाइन हो रही है 5 वॉल्यूम डाइऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मेरी बात बताना भूल गए, लेकिन आप लोग कर लेंगे, आप थोड़ा सोचेंगे तो H2+ में O2 गिव राइज टू, बोलो क्या बन रहा है? H2O। ठीक है, अब सुनना मेरी पूरी बात ध्यान से, बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग करो तो कितना आएगा बोलो? 2 यहां पर आ जाएगा, वाटर का केस चल रहा है, हाँ तो 2 इधर आएगा ना, ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं, कुछ गड़बड़ होता है। ठीक है, अब चलो बताओ फटाफट से गाइस, अगर कहता है 2 वॉल्यूम्स, अभी सुनो, कह रहा है ये 10 वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये 10 वॉल्यूम है तो ये बोलो कितना होगा? 5 होगा। अरे क्योंकि भैया ये 1 मोल है तो वो 2 मोल है, तो कह रहा वो कितने होगा बताओ, वो कितना वॉल्यूम बनेगा? 10 होएगा, बड़ा सिंपल है यार, है ना। अभी तुमने करा भी था 100 और 50 100 लिखा था, और वाली बात वो तो बताई थी मैंने कि वॉल्यूम कम क्यों हो गया, लेकिन एक बात मैं साथ साथ ऐड कर देता हूँ, 100 इसलिए भी था क्योंकि अगर ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, अगर इसका वॉल्यूम 5 है तो इसका 10 ही होगा, और ये भी तो 2 मोल है, ये भी तो कितना है? तो जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रही है 2 मोल की चीज, तो 2 मोल की चीज उतना ही वॉल्यूम वो भी ऑक्यूपाई करेगी, तो ये 10 है तो बोलो कितना आएगा? बोलो 10। लेकिन आप ये ना सोचो कि 10 और 5 10 ही क्यों बन रहा है ना, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम हो सकता है 2 चीजों का मिलने के बाद कम हो जाए, क्योंकि वो चीज़ें अगर नज़दीक आई थी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे नहीं आया समझ में, है ना। ओके, ऐसा मैं तुमसे इसमें पूछूं तो हाँ ले जाओ घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। यूं बोलता है अरे यार 5 वॉल्यूम इसके हैं और 15 इसके हैं, तो इसके कितने होंगे आप समझिए? 15। क्या लगता है बच्चों? अगर 1 मोल ने मान लो 5 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ऑब्वियसली बात है 3 मोल तो 15 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जैसे 22.4 करेगा तो वो उसका 3 गुना करेगा, ऑब्वियसली बात है। वो 22.4 ना बोल के बोल रहा है कि 5 यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हो तो कितना करेगा? 15 यूनिट। लेकिन रिजल्ट कितना आएगा? रिजल्ट 2 मोल आया, कितना है बोलो? 2 मोल। सो अगर 1 मोल 5 के बराबर है, 3 मोल 15 के बराबर होगा, 2 मोल कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। सो कितना वॉल्यूम आएगा बोलो? 10 वॉल्यूम। तो कहीं फंसोगे क्या ऐसे क्वेश्चन में? जिसको लॉ समझ में आ गया उसके लिए तो बहुत आसान चीज नहीं हो रही है ना, क्वेश्चंस करने कितने आसान हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अरे नहीं आ रहा समझ में? अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर तो आती है ना? एक चलो अभी टाइम हमारे पास थोड़ा सा है तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ बहुत शानदार। ये जो देखो किसमें परसेंटेज दे दे, मतलब इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन दिखाओ। ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी, हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कुछ भी मिल जाएगा ना। क्वेश्चन बनना चाहिए उस फॉर्मेट में, क्वेश्चन बनना चाहिए उस फॉर्मेट का, है ना। और अगर क्वेश्चन उस तरह का है तो देख लेते हैं। $51, $49, $40, $59। वो तो ये कह रहा है कि बहुत सारे नाइट्रोजन्स के कंपाउंड बने। परसेंटेज कहाँ है इसमें? बहुत सारे नाइट्रोजन्स के कंपाउंड बने, नीचे वाले में तो बोल रहा है बहुत सारे नाइट्रोजन्स के कंपाउंड बने हुए, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस के रिजल्ट होंगे। आपको देखो एक सिंपल सी बात बोली इसने कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, N2O, NO, NO2, N2O3। ऑब्वियस सी बात है सब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बने होंगे, है ना। और अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं हर बार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसका मतलब जो भी हुआ होगा डेफिनेटली हमने जिस भी चीज़ को बार बार बदला होगा वो कैसे बदला होगा? सिंपलेस्ट रेशियो में बदला होगा।
कैसे बदला होगा, है ना। आप लोग इसको थोड़ा सा देखना चाहो तो मान लो जैसे N2O है, आप लोग बोले N2 प्लस में O2 है, अगर मैं रेशो वाइज चलूँ तो मान लो, है ना, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। वैसे आप 2 लेके चल सकते हैं, चलो 2 लेके चलना चाहो तो आप कैसे करोगे इसकी बैलेंसिंग, 2 इसको कर दोगे, 2 इसको कर दोगे, हो गया बैलेंस, है ना। और जिस समय NO बनाओगे तो NO के लिए कैसे करोगे, N2 और O2, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो आप देख लो ये दोनों चीज़ें बनी हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बनी है। और रेशो देख लो यहाँ पर O2 का रेशो कैसा है, बोलो 1:1 ही है, 1:1 ही है। आप किसी और रिएक्शन को देख लीजिए, इसके बाद इन्होंने N2O5 भी बनाया, N2O3 बनाया, कुछ भी बना लो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी बना लो। आप NO2 की बात कर लो, अब NO2 के अंदर भी रेशो सेम ही बन रहा है, N2 प्लस O2 है, तो नाइट्रोजन के लिए 2 करोगे, फिर यहाँ 2 कर दोगे, है ना। अब देखो ये भी बन गया, सोचो ये भी बन गया, अब ये भी बना दो, लेकिन इस बार O2 का रेशो बोलो कैसा हो गया, फिर से वही, अगर ये 32 ग्राम है तो ये 32 ग्राम है, और ये बोलो कितना है, 64 ग्राम। जो इसको बदल रहे हैं उसका रेशो बोलो कैसे चल रहा है, 1:1 या 1:2, सेम ही तो आ रहा है। मतलब आपको देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन पहचानने का एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप ऊपर वाले सारे कंपाउंड्स को ध्यान से देखिए तो तुम्हें पता लगेगा सारे कंपाउंड्स बने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही हैं। इसका मतलब जिन चीज़ों से बन रहा है वो चीज़ें हर बार सेम है, तो जिस चीज को बदला होगा ना हमने बार बार, वो कैसे रेशोज में रहा होगा, सिंपलेस्ट रेशो में रहा होगा। कैसे रेशो में, इसकी कहना चाह रहा है। और ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तुम्हें थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, इसमें पता नहीं क्या दिया हुआ है तुम्हें। STO क्या है, STO क्या लिखा हुआ है, ये तुमने यू लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। अब मैं STO लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन लेके आना। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो ये जो मैं कराने वाला हूं ना, ये बहुत बार आएगा एग्जाम के अंदर। बच्चों देखो क्या है, हम ना एक्सरसाइज आज नहीं कर पाए, मतलब एक क्लास हमें एक्सरसाइज की भी लगानी पड़ेगी, और लेकिन जो हमने करा वो आपको अच्छे से आ गया समझ में, है ना। सो वो जरूरी था जो पहले कराया ना, वो अच्छे से आना चाहिए। बाकी तो कोई नहीं, एक क्लास मैं और ले लूंगा। और दिख रहा है आपको ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ। ये नेचुरल अबंडेंस वाला बताया कि नहीं बताया। अब नेचुरल अबंडेंस के देखना, एक क्वेश्चन ये रहा, एक नेचुरल अबंडेंस का, फिर नीचे आएगा, देखो पीछे आ गया नेचुरल अबंडेंस का, ये आ गया, ये मैंने करा रखा है। सिग्निफिकेंट बिगर वैल्यू तुम्हें करा रखी है। सो बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे हैं जो तुम्हें पहले से ही आते हैं, ठीक है। ये वाले तुम्हें करवा दिए, लॉज वाले क्वेश्चंस तुम्हें करवा दिए। फिर तुम्हें याद है इंपीरिकल फॉर्मूले के भी मैंने क्वेश्चंस तुम्हें करवाए हैं, पीछे इंपीरिकल फॉर्मूले के क्वेश्चंस दिए हैं, 2 क्वेश्चन देखो, ये परसेंटेज वाला, ये भी मैंने तुम्हें क्लास में परफॉर्म करवाया। सो मास परसेंटेज है, ये मैंने तुम्हें करा रखा, मोलर मास निकालना, ये सब आसान से हैं। मुश्किल क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हारी क्लास लेने वाला हूँ, जिसकी बैक एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, आप फंस जाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक क्लास जरूर कंडक्ट करूँगा, हर चैप्टर के लिए कंडक्ट करा करेंगे, जब तक वो एक्सरसाइज हमारी खत्म नहीं होगी, हम मतलब उसके लिए क्लास लगाते रहेंगे, ठीक है। ऐसा जरूर हो सकता है कि हमारा नया चैप्टर चल जाए, लेकिन इसकी क्लासेस हम साइड बाय साइड संडे अरेंज करते रहें, वो फायदा रहता है, हमारा नया चैप्टर भी चलता रहता है और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। सो गाइज एक क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 33 का, और उसके बाद छुट्टी कर देंगे आपकी आज की। सो गाइज आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, और ये सिर्फ वही बच्चा बता पाएगा एग्जैक्टली जिसने मुझसे शुरू से क्लासेस लिए हैं, एटॉमिक मास की भी, मोलर मास की भी, और मोल कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझा है ना, वो इसके प्रॉपर आंसर्स करेगा। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इन तीनों केसेस के अंदर। अगर 52 मोल ऑर्गन है तो ऑर्गन के कितने एटम्स होंगे, अगर 52 U हीलियम है तो कितने एटम्स होंगे, और 52 ग्राम हीलियम है तो कितने एटम्स होंगे। है बहुत आसान, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सोचना है तुम लोगों को। हाँ गाइस कुछ बड़ी बात बताओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोलो 52 मोल ऑर्गन का मतलब कितना है। सो यार किसी ने आपको सीधा 52 मोल बता दिया तो मेरे को लगता है सबसे इजी था। 52 मोल ऑर्गन सबको पता है, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 52 मोल में कितने होंगे सबको समझ में आ गया।
है ना। कैसे करा सब बच्चों ने, 52 मोल का मतलब होगा सर 52 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑर्गन्स। तो मुझे बताना कितना आएगा बच्चों, 52 इंटू में ये नंबर करेंगे तो कितना आएगा, 313.144 इंटू में 10 की पावर 23 ऑर्गन्स ना। तो ये ऑर्गन्स आ गए बच्चों, और ये कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप इसको एग्जैक्ट नंबर में जानना चाहे तो पॉइंट हटेगा, 3 जीरो कटेंगे, है ना, और कुछ नहीं है बस उसमें, सिंपल है ना। तो इतने ऑर्गन हो गए। अच्छा जरूरी नहीं है कि मतलब देखो मैं तो ये मानता हूँ यार सबको एक मोल का मतलब पता है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो वाला फॉर्मूला लगा लो ना, नंबर ऑफ मोल का। नंबर ऑफ मोल का पहले वाला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय क्या करोगे बोलो 6.022। लेकिन मैं चाहता हूँ यार जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो ऐसा करेगा क्यों भाई। नंबर ऑफ मोल तुम्हें पता है 52 है, ये तुम्हें पता है ना, तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएंगे ना सीधा मल्टीप्लाई करके। आने तो समझ में वैसे भी आना चाहिए यार, एक आता है ना ऊपर वाला समझ में, बस छोड़ो उसको। अब आ जाओ सेकंड पे बच्चों। तो ये है 52 U ऑफ हीलियम। बताओ आंसर क्या है, 46 कितना है, कैसे निकाला तुमने 46 सबने, और सबका एक जैसे आ रहा है, गलत गलत है। मतलब ये सही चीज सही आ जाए, सबकी आ जाए तो समझ में आता है, सबने वही कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, गलत सबका और इतना गलत आ रहा है। हाँ तो मुझे तुम बताओ ना 52 U हीलियम में कितने हीलियम एटम्स होंगे। किसी का सही नहीं है अभी तक, अब ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने, शुरू से ध्यान नहीं दिया, रिवाइज नहीं करके आए ना। 1 U से क्या करना है तुम्हें, जरूरत नहीं है उसकी, बिना उसके हो जाएगा। 13 क्या, 13 मोल हीलियम, 13 हीलियम एटम। ताली बजा दो लड़के के लिए, बहुत अच्छे। तू 13 मोल कर रहा है, 13 है, इसके लिए बजा दो भाई, स्वास्थ्य के लिए बजा दो ठीक है। चलो एक बात सुनो बच्चों, क्या तुम्हें याद है जब मैं एटॉमिक मासेस बोल रहा था, जब मैंने ये चैप्टर शुरू करा था, सो मैंने सबसे पहली चीज तुम्हें एटॉमिक मास पढ़ाना शुरू करा था, और मैं बोलता था कि एटॉमिक मासेस क्या है। अरे इधर भाई, एटॉमिक मास क्या है बोलो, तो मैं बोलता था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बच्चों 1 U होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 U होता है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 U होता है। अरे एक एटम का मास तो ऐसे ही U में बताया जाता है, लेकिन जब मोलर मास की बात करते हो, किसकी बात करते हो, मोलर मास की, तो मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। देखो फर्क है, मैं बोलूं एक एटम का मास, सौरभ मैंने क्या बोला, एक एटम का मास, और मैंने बोला एक मोल एटम का मास। अरे यार बहुत बड़ा फर्क आ गया ना, अरे नहीं समझे, मैंने बोला एटम मास बोलो क्या, एटॉमिक मास बोलो क्या, एक एटम का मास, और मोलर मास बोलो क्या, एक मोल एटम का मास, एक मोल एटम का मास। तो कहते हैं हाइड्रोजन की एक मोल एटम्स का मास कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल। ये वाला होता है 4 ग्राम पर मोल, और ये वाला कितना होता है बोलो, 7 ग्राम पर मोल। वैल्यू सेम आती है 7 4 1, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं एक मोल का मास 1 ग्राम, एक मोल का मास 4 ग्राम, एक मोल का मास 7 ग्राम। और अगर एक एटम की बात करोगे तो 1 U 4 U 7 U। अब ये U क्या होता है, मैंने देखो बच्चों बहुत अच्छे से समझाया था तुम लोगों को U का मतलब क्या होता है। एक U बहुत कम होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kgs होता है। मतलब ग्राम में भी अगर तुम करोगे तो ये -24 ग्राम, मतलब ये ग्राम में तो 0.00000 बहुत छोटे ग्राम होता है ना। तो एक एटम के वजन तो यूज में बताए जाते हैं, और एक मोल एटम्स के वजन ग्राम में बताए जाते हैं। किसमें बताते हैं बोलो, ग्राम में। तो ये मोलर मास और एटॉमिक मास में फर्क है, मैंने कराया है तुम्हें प्रॉपर, बस तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, तुम्हें जब 52 U बोला यार, देख के पता लगना था, एक हीलियम का एटम 4 U का होता है, तो 52 U का मतलब कितने, 13 हीलियम एटम। कितने हीलियम एटम बोलो, अरे नहीं आया समझ में, है ना। तो सिंपल, अब बताओ मुश्किल था ये क्वेश्चन, मुश्किल था कहीं से, सारी बात कहाँ की होगी सर, ध्यान से नहीं देखा हुआ अभी हमने। सो बोलो क्या, ए भाई इधर देखो भाई, 1 हीलियम एटम कोरस्पॉन्ड टू, या बोलेंगे बोलो क्या, 4 U मास। बोलो कितने हीलियम एटम का, बोलो एक हीलियम एटम का। तो बोलो 13 U मास कितने हीलियम एटम का होगा, बोलो सॉरी 52 U हीलियम, 52 U मास कितने हीलियम एटम्स का होगा, 13 हीलियम एटम्स का। खत्म हो गया ना, मुश्किल लगा। इसके बाद लास्ट देखो, अब जो तुम कर रहे थे वो ठीक था, 52 ग्राम हीलियम। अब 52 ग्राम हीलियम, तो तुम्हें पता है मास दिया हुआ सीधा, तो मास अपॉन मोलर मास कर दो, मास अपॉन, अब तुम्हें मोलर मास 4 ग्राम पर मोल। देख के पता लग रहा है कि हीलियम के एक मोल पार्टिकल्स का मास कितना होता है, 4 ग्राम। तो 52 ग्राम होने के लिए कितने मोल पार्टिकल चाहिए, 13 मोल। कितने चाहिए, बहुत सिंपल है बच्चों, तुम लोगों को पता नहीं इसको मुश्किल क्यों बना रहे हो। सो नंबर ऑफ मोल आएगा, मास हो गया 52 ग्राम, मोलर मास हो गया 4 ग्राम पर मोल। योर आंसर विल बी
13 मोल हीलियम्स एंड 13 मोल हीलियम्स का मतलब हो गया, अब देखो 13 हीलियम और 13 मोल हीलियम बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो बोलेंगे 13.6022 इंटू 10 की पावर क्या 23 हीलियम एटम्स, और ये आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हें समझ में आया? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता लगता है यू में ग्राम में। अच्छा यू में है तो एटॉमिक मास की तरह की ट्रीट करें, और ग्राम में है तो मोलर मास के हिसाब से काम कर लीजिए। और पहला वाला तो था ही आसान 52 मोल, वो तो ईजी था बिल्कुल। हाँ बोलो कहाँ पर? वो केजी में होता है ना, अगर मैं उसको ग्राम में करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्राम में इतना आ जाएगा ना, ठीक है। सो गाइज खत्म कर रहे हैं आज की क्लास। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें जो आज ये बेसिकली लॉज वगैरह कराए, लॉज सारे क्लियर हुए? तुम्हें ये तीसरा वाला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? क्लियर है ना? एसटीपी कंडीशन एक बार चेक कर लेंगे, अगर कुछ डाउट लगे तो मैं बता दूंगा, हालांकि मेरे को होता है एसटीपी यही कंडीशन होती है, जीरो ही होता है। सो सबको क्लियर हो गया यहाँ तक का? पांचों लॉज क्लियर हैं, थर्ड फॉर्मूला क्लियर है वॉल्यूम वाला, ठीक है। उसके बाद कुछ हमने एक आध क्वेश्चन बनाया, ज़्यादा नहीं बनाए, तो एक क्लास अभी और लगेगी हमारी किसकी, इस चैप्टर की, जिसमें मैं आपको और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा बैक एक्सरसाइज की। लेकिन तब तक आप लोगों का काम क्या है, चैप्टर को रिवाइज करना। अगर आपका चैप्टर किसी वजह से रह गया था बीच में तो आप वीडियो से कवर करना स्टार्ट करिए। ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 7-8 वीडियोस होंगे पूरे चैप्टर के, आप कवर करेंगे हो जाएगा। क्लियर है? डाउट एक बार चैप्टर हो जाए फिर डाउट लेंगे, डाउट चैप्टर हो जाए तो फिर एक बार फिर करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से डाउट है दे देंगे, बता देंगे। टेस्ट कब दे रहे हो? वेडनेसडे को दे रहे हो टेस्ट फिजिक्स का? हाँ अच्छा हाँ, एक चीज़ और फाइनल, एक बार बंद कर दियो, मैं 1 मिनट की बात हो रहा है बस, बंद कर दो।